नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस इंग्लिश पेडागोजी की ए टू जेड थ्योरी क्लास में। आज हमारे इस थ्योरी क्लास सीरीज की सेकंड वीडियो है। इसके बाद लगातार आपको पूरे 20 वीडियोस तक मिलेंगे जिसमें पूरा पेडागोजी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन शुरू करते हैं। आइए हम लोग आज एक्विजिशन पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले चैप्टर में क्या देखा था? एक्विजिशन एंड लर्निंग। इसमें हमने लैंग्वेज, डायलैक्ट और लैंग्वेजेस के बारे में समझा था। आज हम भाषा के अर्जन के बारे में समझते हैं। क्या करते हैं अपन? भाषा के अर्जन के बारे में समझते हैं। ठीक है, एक्विजिशन मतलब क्या होता है? अर्जन। क्या होता है इसका मतलब? अर्जन होता है। अर्जन होता है। आइए देखते हैं भाषा का अर्जन क्या कहलाता है। व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न्ड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। जब किसी भाषा को सीखा जाता है प्राकृतिक तौर पे, कैसे? प्राकृतिक तौर पे सीखा जाता है, विदाउट, बिना किसी सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक क्या हो? व्यवस्थित प्रैक्टिस के, अभ्यास के, इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। जब किसी भाषा को बिना क्रमबद्ध तरीके के, बिना व्यवस्थित तरीके से, बिना अभ्यास के सीखा जाता है, बिना अपने मेहनत से, वो क्या कहलाता है? आपका अर्जन कहलाता है, एक्विजिशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इट रिफर्स, ये बताता है, टू द प्रोसेस, उस प्रक्रिया को, किसके? सीखने के, उस प्रक्रिया को, क्या से सीखने के? एक नेटिव लैंग्वेज और अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, ये उस सीखने के प्रक्रिया को बताता है, किस चीज के? एक नेटिव लैंग्वेज मतलब मातृभाषा के, और एक सेकेंड लैंग्वेज मतलब दूसरी भाषा के। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये मानव मस्तिष्क के उस जन्मजात क्षमता के बारे में बताता है जो कि एक बच्चे को, एक मनुष्य को मदद करता है उसकी मातृभाषा को सीखने में और उसकी दूसरी लैंग्वेज जो वो सीखना चाहता है उसको सीखने में। ये होता है क्या? एक्विजिशन। आगे देखिए, लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज व्हेन इट इज यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। बच्चे जो होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, वो भाषा का अर्जन तभी कर पाते हैं, उसको एक्वायर तभी कर पाते हैं जब ये क्या हो? नेचुरल एनवायरनमेंट में हो। क्या हो? नेचुरल एनवायरनमेंट में हो। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बच्चे भाषा का अर्जन तभी कर पाते हैं जब वो नेचुरल एनवायरनमेंट में होगा, मतलब प्राकृतिक वातावरण में होगा। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण मतलब क्या? जब आप लोगों को बोलते सुनेंगे, देखते सुनेंगे, वो जो परिस्थिति आपकी जानी पहचानी है, वहां पर जब आप लोगों को बोलते सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे, अच्छा इस परिस्थिति में अपने को ये बोलना है। जैसे एक छोटा बच्चा सीख रहा होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्विजिशन क्या समझ में आया? जब भाषा को नेचुरली सीखा जाता है बिना किसी क्रमबद्ध, बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, क्या कहलाता है? वो अर्जन कहलाता है। ये क्या होता है? अर्जन क्या होता है? ये किसी मातृभाषा या दूसरी भाषा को सीखना बताता है जो कि मानव मस्तिष्क के कैपेसिटी, क्षमता के कारण होता है। लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज व्हेन इट इज यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। शिक्षार्थी भाषा को तभी अर्जित कर पाते हैं जब वो प्राकृतिक वातावरण में सिखाया जाए बच्चे को, तभी वो अर्जित होता है। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। याद रखिएगा, क्या है ये? अनकॉन्शियस प्रोसेस। इट ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट ऑकर्स व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। क्या प्रोसेस है ये? कैसा प्रोसेस है? अनकॉन्शियस, अचेतन प्रक्रिया है। क्या है ये? अचेतन प्रक्रिया है। क्या है ये? अचेतन प्रक्रिया है। ध्यान रखिए, क्या है ये? अचेतन प्रक्रिया है। बच्चा चेतना से नहीं सीखता बल्कि अचेतन तरीके से वो सीख रहा होता है। ठीक है, it also means an unconscious process that occurs when language is used in real conversation। इसका ये क्या होता है? ये एक अचेतन प्रक्रिया है जो कि तब होता है, when, जब भाषा, ठीक है, वास्तविक कन्वर्सेशन में, वास्तविक वाद विवाद में प्रयोग की जाती है। ये जो प्रक्रिया है ये बच्चा तब एक्वायर करता है। अर्जन की प्रक्रिया बच्चे में तब होती है जब कोई चीज उसकी क्या हो? वास्तविक, क्या हो? बातचीत में उसको सुनाई दे, वहां पे वो वर्जित कर लेता है उस चीज को। ऐसे दो लोग बात कर रहे हैं और बात करते करते किसी ने किसी को अब्यूज दिया, मतलब गाली दिया, मान लीजिए, बच्चा क्या कर पाएगा? उसको अर्जित कर पाएगा कि अच्छा ऐसी परिस्थिति में जब कोई चांटा मारे तो उसको क्या करना है? गाली देना है। ये क्या है? अर्जन है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। When the learners acquire second language, जब शिक्षार्थी दूसरी भाषा का अर्जन करते हैं, it is influenced by the लैंग्वेज ट्रांसफर। ठीक है, वो भाषा स्थानांतरित से क्या होती है? प्रभावित होती है। जब बच्चे व्हेन द लर्नर्स एक्वायर सेकंड लैंग्वेज, जब बच्चे दूसरी भाषा, अब पहली भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, जब बच्चे दूसरी भाषा का अर्जन करते हैं, क्या करते हैं? जब बच्चे दूसरी भाषा का अर्जन करते हैं तो वो प्रभावित होती है किसके द्वारा? भाषा स्थानांतरण के द्वारा। कैसे? बाय द लर्नर्स लैंग्वेज दैट दे ऑलरेडी नो, बच्चे की उस भाषा से जो वो पहले से जान रहा होता है। बच्चा ऑलरेडी हिंदी जान रहा है, लेकिन जब वो इंग्लिश सीखता है तो जो इंग्लिश, तो दूसरी भाषा जब वो अर्जित करने का प्रयास कर रहा है तो जो पहली भाषा है उससे वो प्रभावित होगी। कौन सी? दूसरी भाषा। और इसलिए आप देखते हैं इंग्लिश बोलते बोलते बीच में हिंदी के वर्ड्स आ जाते हैं और हिंदी बोलते बोलते बीच में इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि कोई इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, इट हैपेंड ना
तो जो ना आया ना वो क्या है आपका हिंदी वर्ड है, समझे बात को। समटाइम्स ऐसा होता रहता है, तो समटाइम्स जो है यहाँ पे वो क्या है आपका इंग्लिश का वर्ड है, ना तो हम पूरा हिंदी ही बोल पाते हैं तो पूरा इंग्लिश ही। याद रखिएगा जो मातृभाषा का जब अर्जन हो चुका होता है और उसके बाद जब हम दूसरी भाषा का अर्जन कर रहे होते हैं एक भाषा के बाद, तो जो दोनों भाषा क्या होती है प्रभावित करती है, जो पहली भाषा को दूसरी भाषा क्या करती है प्रभावित करती है, और दोनों का प्रभाव एक दूसरे में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ बातें हैं, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज प्रैक्टिस्ड इन फैमिलियर सिचुएशन। दूसरी भाषा का अर्जन, किसी और बात की पहली भाषा का अर्जन तो क्या हो जाता है अनजाने में ही हो जाता है, क्या हो जाता है अनजाने में ही हो जाता है, लेकिन जब दूसरी भाषा का अर्जन करना होता है तो वहां पे अपने को क्या होता है बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज प्रैक्टिस इन फैमिलियर सिचुएशन। दूसरी भाषा का अर्जन ज्यादा प्रभावी तब हो पाता है जब उसको जाने पहचाने स्थितियों में किया जाता है। दूसरी भाषा का अर्जन ज्यादा प्रभावी तभी हो पाता है, मतलब ज्यादा प्रभावी ढंग से दूसरी भाषा हम तभी अर्जित कर पाते हैं जब वो जानी पहचानी परिस्थिति में हो। मतलब जैसे कि कोई खाना खा रहा है, ठीक है, तो आई एम ईटिंग फूड, खाते हो क्या बोल रहे हो आई एम ईटिंग फूड, तो वहां पे समझ में आ गया कि भैया जाना पहचाना परिस्थिति है, इस टाइम पे ये खाना खा रहा है। जैसे मैंने बताया था ना, जब कोई खाना खा रहा है और खाते खाते अटक जाए और वो इशारा करे क्या पानी पानी, तो वहां पर क्या हो जाना पहचाना परिस्थिति है, उस टाइम पे व्यक्ति पानी ही मांग रहा है। अगर वो वाटर वाटर बोल रहा है तो आप समझ गए पानी का मतलब क्या है वाटर है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला पॉइंट देखते हैं, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। क्या ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्चुअल बात है, क्या ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्या है ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट यूजुअली रिफर्स टू फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, ये सामान्यता पहली भाषा अर्जन को रिफर करता है, बताता है, ठीक है, ये सामान्यता पहली भाषा के अर्जन को बताता है। जो एक्विजिशन है मुख्य तौर पे पहली भाषा का ही होता है, दूसरी भाषा को तो अपन सीखते हैं, उसका तो लर्निंग होता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है मुख्य तौर पे एक्वायर होता है। बाकी अगर सेम टाइम पे दो भाषाएं बच्चे को सिखाई जा रही हो जब उसका जन्म हुआ है तो उसका एक्विजिशन हो सकता है दोनों भाषाओं का, लेकिन क्या करेंगे दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को काटेंगे। जब आप ये वाली भाषा बोलोगे तो इस भाषा का प्रभाव दिखेगा आपको, आप ये वाली भाषा बोलोगे तो आपको इस वाली भाषा का प्रभाव दिखेगा, ऐसा बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, मतलब जो आपका एक्चुअल में सामान्यतः जो एक्विजिशन होता है वो किसका होता है पहली भाषा का ही होता है, क्या होता है पहली भाषा का ही होता है। और एक्विजिशन कब कब होता है 0 से 5 वर्ष की आयु में, कब तक 0 से 5 वर्ष की आयु में एक्विजिशन होता है, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चे के एक्विजिशन का स्टेज, क्या करते हैं बच्चे के एक्विजिशन का स्टेज देखते हैं, मतलब बच्चे के बोलने का स्टेज, भाषा को सीखने का मतलब भाषा में आगे बढ़ने के स्टेज देखते हैं बच्चे में, ठीक है। बच्चे में देखते हैं कि एक भाषा का विकास कैसे होता है। यहाँ पर एक स्टेज दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है लैंग्वेज, ठीक है, क्या दिया हुआ है लैंग्वेज। अब समझिएगा प्रीलिंग्विस्टिक एज, जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो प्रीलिंग्विस्टिक, ठीक है, प्रीलिंग्विस्टिक स्टेज क्या होता है जब बच्चा बोलना नहीं सीखता, बच्चा बिल्कुल बोल ही नहीं पाता है, वो क्या कहलाता है आपका प्रीलिंग्विस्टिक स्टेज। ये 0 से 6 मंथ का टाइम पीरियड पे होता है, कौन से 0 से 6 मंथ, 0 से 6 मंथ तक का जो टाइम होता है ये बच्चे का क्या होता है प्रीलिंग्विस्टिक स्टेज होता है। क्या होता है ये बच्चे का प्रीलिंग्विस्टिक स्टेज, बच्चा यहाँ पर बोल नहीं पाता है बिल्कुल भी, तो क्या कर पाता है रिफ्लेक्सिव कम्युनिकेशन, क्या करता है बच्चा रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्स करता है, क्या करता है रिफ्लेक्स करता है चीजों को हाव भाव से, बताता है क्या करता है हाव भाव से चीजों को सामने वाले को समझाता है, ठीक है, कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज को। वहां पे बच्चा रिफ्लेक्स करता है, क्या करता है रिफ्लेक्स करता है, ठीक है, जैसे किसी चीज के लिए रोना, किसी चीज के लिए मुस्कुराना, किसी चीज के लिए हंसना, क्या कर रहा है वहां पर जेस्चर ये रिफ्लेक्स कर रहा होता है चीजों के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है प्रीलिंग्विस्टिक स्टेज, जहां पे बच्चा बिल्कुल नहीं बोल सकता, केवल रिफ्लेक्स करता है, वो होता है 0 से 6 महीने में, ठीक है। आते हैं किसमें बैबलिंग स्टेज, किसमें आते हैं अपन बैबलिंग स्टेज में आते हैं बलबलाना, क्या होता है बलबलाना। अब बच्चा बलबलाता कैसे है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 9 से 18 महीना, कब से 9 से 18 महीना, सॉरी याद रखिएगा माफ कीजिए, सो मैंने 9 से 18 बोल दिया, 6 से 9 कौन सा 6 से 9 महीने मतलब 3 महीने का, ठीक है 3 महीना मतलब 6 तक क्या होता है बच्चा प्रीलिंग्विस्टिक में रहता है, लेकिन 6 से 9 महीना 3 महीने तक क्या करता है बच्चा बलबलाता है। याद रखिएगा ये औसत है, याद रखिएगा ये औसत टाइम पीरियड है और ये औसत स्टेज है, याद रखिएगा। हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग हो सकती है, अगर कोई बच्चा थोड़ा कमजोर है, थोड़ा पिछड़ा हुआ है, मतलब शारीरिक तौर पे थोड़ा पिछड़ा हुआ है बच्चा, तो वहां पर उसको टाइम लगेगा बोलने में। लेकिन कोई अगर शारीरिक तौर पे आगे है बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा विकास है उसके बॉडी का, तो क्या कर पाएगा जल्दी बोल पाएगा। जैसे जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है और वो मान लीजिए 2 या 2.25 किलो का, क्या है 2 या 2.25 किलो का, तो वो चीजों को धीरे धीरे क्या करेगा आगे लेकर के चलेगा। लेकिन जब किसी बच्चे का जन्म हुआ है और वो जन्म के साथ ही 3.5 या 4 किलो का है, तो वहां पर उस चीज को जल्दी जल्दी वो चीजों को कर पाएगा। जैसे बताया एक बच्चे के जमीन में बैठने का जो टाइम पीरियड होता है क्या था 6 से 8 महीना, एक बच्चा 6 से 8 महीने में जमीन में बैठने लगता है, ठीक है, और पलटने लगता है। लेकिन कई बच्चे होते हैं जो उससे कि पहले ही कर पाते हैं उस चीज को, तो क्या होता है उसके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही ये जो स्टेज है ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसका
शारीरिक विकास कैसे हुआ है, उसका बौद्धिक विकास कैसे हुआ है। अगर बच्चा अच्छे खासे वजन का है मतलब उसका बौद्धिक विकास पहले से अच्छा हो चुका है, उसको दुनिया में आने के बाद और ज्यादा विकास की आवश्यकता नहीं है बौद्धिक उस टाइम पीरियड पर। ठीक है, तो जो बच्चे मान लीजिए एक टाइम पे 2 ही बच्चे हुए हैं, एक बच्चा मान लीजिए 2 किलो का है आसपास, 2 सवा 2 किलो का, एक बच्चा 3.5 4 किलो का है, तो दोनों के सीखने में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात और डिपेंड करता है यहाँ पर, आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आप एक छोटे बच्चे के हाथ में फोन पकड़ा देते हैं, क्या करते हैं, फोन पकड़ा देते हैं, और एक बच्चे को आप फोन, 2 बच्चे रखिए आप एकदम सेम एज, सेम वेट, सेम टाइम जिनका जन्म हुआ, मान लीजिए दोनों ही बच्चे 2.25 किलो के, कितने के हैं, 2.25 किलो के दोनों ही बच्चे हैं। अब 2 बच्चे हैं, दोनों को अलग अलग घर में सेम टाइम पे सेम चीज खिला करके पाला जा रहा है, बशर्ते एक बच्चे को फोन दिया जाता है, एक बच्चे को फोन नहीं दिया जाता है। तो जिसको फोन दिया जा रहा है वो बच्चा धीरे सीखेगा भाषा को बोलना, ठीक है, और जिसको फोन नहीं दिया गया है वो जल्दी सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चा फोन देखता है तो क्या करता है, केवल रिफ्लेक्स कर रहा होता है, ठीक है, फोन देख के हंसता है, मुस्कुराता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, सामने वाले ही क्या होते हैं, बोल रहे होते हैं। लेकिन एक बच्चा जिसके पास फोन नहीं है, उससे माता पिता बात कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, माता पिता बात कर रहे होते हैं कि बेटा क्या कर रहा है, ऐसा वाला करते हैं ना, प्यार करते हैं ना, ऐसा, तो वो जल्दी बोलेगा बच्चा। तो याद रखिएगा ये क्या है, आपका एवरेज टाइम पीरियड है, जनरली ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बैबलिंग स्टेज क्या है आपका, 6 से 9 महीना, कितना महीना, 6 से 9 महीना, जहां पे क्या करता है बच्चा, बलबलाता है और जेस्चर करता है, इशारे करता है, क्या करता है बच्चा, इशारे करता है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं होलोफ्रास्टिक स्टेज, इसको सिंगल वर्ड स्टेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल वर्ड स्टेज भी बोलते हैं, किसको, होलोफ्रास्टिक स्टेज को। ये होता है कितना, 9 से 18 महीने, मतलब यहां से देखिए 0 से 6, 6 3 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए होलोफ्रास्टिक स्टेज मतलब सिंगल वर्ड स्टेज, जो कि बच्चे में 9 से 18 महीने के टाइम पीरियड को कहा जाता है। इस टाइम पे बच्चा एक सिंगल वर्ड बोलता है, जैसे मम्मा, पापा, मम, ऐसे सारे वर्ड्स, मम्मा, पापा, मम, ऐसे सारे वर्ड्स बच्चा क्या करता है, बोलता है। कब होता है वो, 9 से 18 महीने में होता है। होलोफ्रास्टिक में क्या होता है, सिंगल वर्ड स्टेज, क्या होता है, सिंगल वर्ड स्टेज होता है। आगे बढ़ते हैं, 2 वर्ड स्टेज में आते हैं, किसमें आते हैं अपन, 2 वर्ड स्टेज में आते हैं। ये होता है जस्ट 18 से, आगे बढ़ जाइए, कितना, 6 जोड़ दीजिए, 18 से 24 महीना, कितना, 18 से 24 महीना। मीनिंगफुल 2 वर्ड्स, बच्चा क्या करता है, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण 2 शब्दों को बोलता है, क्या करता है बच्चा, अर्थपूर्ण 2 शब्द बोलता है यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, टेलीग्राफिक स्टेज, क्या करता है, टेलीग्राफिक स्टेज मतलब क्या करता है बच्चा, पूर्णतः संवाद कर पाता है। टेलीग्राफ क्या था, संवाद करना, संवाद करने का स्टेज। ये होता है क्या, 24 से 6 महीना, आप जोड़िए 30 महीना, क्या हो जाएगा, 24 से 30 महीना। मोर देन 2 वर्ड्स अंडरस्टैंड बेसिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, 2 से अधिक शब्द बोलता है बच्चे, और क्या करता है वो, बेसिक इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड कर पाता है, सामान्य निर्देश को वो समझ पाता है कि बेटा रिमोट लेके आओ, रिमोट, ठीक है, ग्लास लेके आओ, चाबी लेके आओ, बोलते हैं ना, छोटा बच्चा 4 पैरों पे चल रहा होता है और जाके रिमोट लेके आता है, चाबी लेके आता है, फिर 2 पैरों पे भी चल रहा होता है, तो जाके किसी चीज को पकड़ के, मम्मी को बुला के लाओ, बच्चा जाता है मम्मी के अपनी दुपट्टा पकड़ के खींच के लाता है कि चलो इधर ऐसे करके। तो क्या होता है, बच्चा बेसिक इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर समझ रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, मल्टी वर्ड स्टेज, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको, मल्टी वर्ड क्या हुआ, बच्चे बहुत सारा वर्ड बोलता है, वो मल्टी वर्ड स्टेज। आफ्टर 30 मंथ्स, 30 महीने के ऊपर, मतलब लगभग 12 दूनी 24, 12 तिया 36, मतलब 2.5 साल के बाद, ठीक है, 2.5 साल के बाद की बात कर रहे हैं अपन, ठीक। तो स्पीक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे कठिन वाक्यों को बच्चा बोलना सीख जाता है, कठिन वाक्य बच्चा बोलता है। मतलब यहाँ पर समझिएगा कितने प्रकार के स्टेज हैं, 1 2 3 4 5 और 6 स्टेज है। पहला क्या है आपका, पहला है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, मतलब बच्चे के जन्म से ही, तो जन्म से 6 महीने तक बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है, वहां पर केवल रो रहा होता है, ठीक है। तो वहां क्या आपका प्री लिंग्विस्टिक स्टेज हुआ, यहाँ बच्चा करता है रिफ्लेक्स कर रहा होता है, क्या करता है बच्चा, रिफ्लेक्स, रो के दिखाता है, हंस के दिखाता है, मतलब जो चीज को अच्छा लगता है उसके लिए हंसता है, जो बुरा लगता है उसके लिए रो देता है। वो क्या हुआ आपका, रिफ्लेक्सिव कम्युनिकेशन, क्या हुआ आपका, रिफ्लेक्सिव कम्युनिकेशन हो गया। समझे बात को, कब से कब तक, 0 से 6 तक। फिर आते हैं 6 में 3 जोड़िए, 6 3 9, 6 3 9, ये क्या होता है आपका, बैबलिंग स्टेज, क्या होता है, बैबलिंग स्टेज, ठीक। बच्चा करता है बलबलाता है, क्या करता है बच्चा, बलबलाता है, क्या करता है बच्चा, बलबलाता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 0 से 6 महीना जो है ना, ये प्रीलिंग्विस्टिक, इसको क्यूइंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्यूइंग बोलते हैं, इसको क्यूइंग भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रीलिंग्विस्टिक को क्या बोलते हैं, क्यूइंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूइंग का क्या है, 0 से 6 रिफ्लेक्सिव कम्युनिकेशन। फिर क्या आता है, 6 3 9, 6 3 9, 3 महीना जोड़िए, 6 3 9, बैबलिंग स्टेज, बच्चा क्या करता है, बलबलाता है, क्या करता है बच्चा, बलबलाता है। आगे बढ़ते हैं, किसमें आते हैं, होलोफ्रास्टिक स्टेज, क्या करना है, होलोफ्रास्टिक स्टेज। अब 9 है, 9 में क्या करिए, 6 जोड़िए, 9 में क्या कीजिए, सॉरी 9 में 9 जोड़िए, 9 में 9 जोड़िए, 9 में 9 मतलब क्या हो जाएगा, 18 महीना, 9 दूनी 18 महीना, बच्चा सिंगल वर्ड बोलता है, क्या करता है बच्चा, सिंगल वर्ड बोलता है। फिर ये जाइए 2 वर्ड स्टेज में, ठीक। तो 18 में क्या करिए, 6 जोड़िए, 18 में 6 कितना हो जाएगा, 18 6 24 महीना। बच्चा हमें क्या करता है, 2 शब्द बोलता है और सामान्य निर्देशों को समझता है कि पापा क्या बोल रहे हैं, मम्मी क्या बोल रही है, भैया क्या बोल रहे हैं। फिर आता है क्या हमारा टेलीग्राफिक स्टेज, क्या था हमारा, टेलीग्राफिक स्टेज, मतलब 24 में 6 जोड़िए, 30 मंथ। यहाँ पे क्या करता है बच्चा, टेलीग्राफ करता है, मतलब यहाँ पर बच्चा पूरा बताता है कि मैं पूरी चीजों को बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, 24 से 30 महीना, मोर देन 2 वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड बेसिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है।
यहाँ पे क्या बच्चा 2 से अधिक शब्दों को बोलता है और सामान्य निर्देश को यहाँ पर समझता है। आगे आता है किसमें पर मल्टी वर्ड स्टेज में बच्चा बहुत सारे शब्दों को बोलता है। क्या करता है बच्चा बहुत सारे शब्दों को बोल पाता है और कठिन वाक्यों को बना पाता है। कब से 30 महीने के बाद। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो प्री लिंग्विस्टिक या फिर क्विंग स्टेज 0 से 6 महीना, ठीक है। बैबलिंग बलबलाना 6 से 9 महीना, होलोफ्रास्टिक 9 से 18 महीना, ठीक है। 2 वर्ड स्टेज 18 से 24 महीना और टेलीग्राफिक स्टेज 24 से 30 महीना और मल्टी वर्ड स्टेज आफ्टर 30 मंथ्स। और उसके बाद तो बच्चा बोलता ही जाता है, जैसे आप लोग हम लोग सब कोई बोल रहे हैं वैसा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले में क्या करता है रिफ्लेक्स करता है, रो के हंस के दिखाता है, इसमें जेस्चर करता है, बलबलाता है और इशारे करता है। यहाँ पर साधारण एक शब्द बोलता है होलोफ्रास्टिक में, 2 वर्ड में 2 शब्द बोलता है, ठीक है, अर्थपूर्ण 2 शब्द बोलता है। टेलीग्राफिक में, ठीक है, 2 शब्द से ज्यादा और सामान्य निर्देश को समझता है। और मल्टीवर्ड स्टेज में तो फिर कठिन कठिन वाक्यों को बच्चा बोलने लग जाता है, मम्मी खाना खाऊंगा, मम्मी पानी पीऊंगा, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अब लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में एक व्यक्ति है नोम चॉम्स्की, जिनका बहुत अच्छा कथन है किसके बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, भाषा अर्जन के बारे में, ठीक है। बच्चे के जीवन काल को तो आप समझ गए ना, कैसे कैसे वो भाषा को सीखता है। अब बच्चे के भाषा अर्जन के बारे में नोम चॉम्स्की जी का क्या कथन है, आइए देखते हैं, ठीक है। एलएडी, नोम चॉम्स्की ने क्या कहा, एलएडी के बारे में कहा। क्या कहा नोम चॉम्स्की ने, एलएडी के बारे में। अब क्या होता है एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। नोम चॉम्स्की देख पा रहे हैं, ये जो स्मार्ट से हैंडसम से व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, ये कौन है आपके, नोम चॉम्स्की। कौन है ये, नोम चॉम्स्की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोम चॉम्स्की प्रपोज दैट ह्यूमंस possess an innate language acquisition device LAD or language faculty, a hypothetical mechanism enabling children to rapidly and effortlessly learn the rules of any human language। अब समझिए क्या बोला इन्होंने। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, मैं अपने शब्दों में समझाता हूं आपको, बहुत अच्छे समझ में आएगा। नोम चॉम्स्की जी का ये कहना है, जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उसके दिमाग में एक डिवाइस फिट होता है। क्या होता है, डिवाइस फिट होता है, जिसका नाम क्या है, भाषा अर्जन यंत्र, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिमाग के लेफ्ट साइड में होता है, जनरली ये फिट होता है। ये कोई भौतिक डिवाइस नहीं है, क्या ये काल्पनिक है, क्या ये हाइपोथेटिकल है। ऐसा नहीं कि आप ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, हमारे न्यूरॉन्स ही हैं, ठीक है। तो जो एलईडी क्या होते हैं, ये दुनिया की सारी मानवीय भाषाएं जिस यूनिवर्सल ग्रामर रूल पर बनी है उसको ये समझता है। क्या करता है, ये यूनिवर्सल ग्रामर रूल को समझता है और बच्चे को जल्दी जल्दी और बिना किसी ज्यादा मेहनत के भाषा को सीखने में मदद करता है। मतलब इन्होंने कहा कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके दिमाग के लेफ्ट साइड में एक एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जो कि भाषा अर्जन यंत्र कह सकते हैं अपन हिंदी में। और वो दुनिया की क्या करते हैं, सारी मानवीय भाषाओं को समझता है और वो 0 से 5 वर्ष की उम्र तक बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और वो बच्चे को दुनिया की किसी भी मानवीय भाषाओं को सीखने में मदद करता है, जल्दी जल्दी या बिना किसी मेहनत के। ध्यान रखिएगा, किसने कहा, नोम चॉम्स्की जी ने ये कहा। आगे बढ़ते हैं, आप समझिएगा यूजी क्या है। यूजी यूनिवर्सल ग्रामर रूल क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर रूल क्या है, तो बच्चे के दिमाग में जो एलईडी होता है ना, एलईडी, वो यूनिवर्सल ग्रामर रूल को समझता है, इसलिए वो दुनिया की सारी मानवीय भाषाओं को सीख पाता है 0 से 5 वर्ष की आयु में बिना किसी मेहनत के। देखिए यूजी क्या है, नोम चॉम्स्की थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, यूजी पोजिट्स दैट humans are born with an innate biological capacity for language acquisition, including a set of universal grammatical principles that are the foundation for all human languages। अब समझिए, मैं आपको अपने शब्दों में समझाता हूँ इसका। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके दिमाग में जो एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, वो क्या कहते हैं, नोम चॉम्स्की कहते हैं कि वो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है वो यूनिवर्सल ग्रामर रूल को समझता है, सार्वभौमिक व्याकरण नियम को समझता है। और सार्वभौमिक व्याकरण नियम यूजी क्या है, तो सार्वभौमिक व्याकरण नियम वो नियम है, ठीक है, वो ग्रामर रूल है जिसमें दुनिया की सारी मानवीय भाषाएं आधारित है। दुनिया की सारी मानवीय भाषाएं जिस यूनिवर्सल ग्रामर रूल पर बनी हुई है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जैसा आप समझ सकते हैं उस पर, तो वो जो यूनिवर्सल ग्रामर रूल है वो हमारा एलईडी समझ रहा होता है, जो कि 0 से 5 वर्ष तक बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए बच्चा दुनिया की सारी मानवीय भाषाओं को 0 से 5 वर्ष तक की आयु में बिना किसी मेहनत के सीख सकता है। याद रखिएगा, जो बच्चा है वो दुनिया में 0 से 5 वर्ष तक की आयु में किसी जानवर की भाषा को नहीं सीख पाएगा। अगर आप बच्चे को भेड़िया के साथ रख दे तो वो भेड़िया की भाषा नहीं सीख पाएगा। क्यों, क्योंकि जो भेड़िया की जो भाषा है वो यूनिवर्सल ग्रामर रूल पर बेस्ड नहीं है। यूनिवर्सल ग्रामर रूल उस रूल को कहा गया जिसमें दुनिया की सारी मानवीय भाषाएं क्या है, निर्भर है, उसी पे आधारित है, क्योंकि मानवीय भाषाओं को मानव ने बनाया है और जो भाषा जो सीखने जा रहा है वो भी मानव का ही बच्चा है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है बात। तो ये कौन कहते हैं आपके, नोम चॉम्स्की कहते हैं। समझ में आया। नोम चॉम्स्की ने एलईडी के बारे में कहा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में कहा, जो कि भाषा अर्जन यंत्र है, बच्चे के लेफ्ट साइड में होता है, 0 से 5 वर्ष तक की आयु में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जन्म के साथ ही दिमाग में फिट होता है। ये कोई भौतिक यंत्र नहीं है, काल्पनिक यंत्र है और ये दुनिया की किसी भी मानवीय भाषाओं को बिना किसी मेहनत के फटाफट सीखने में मदद करता है। और फिर बाद में उन्होंने यूजी के बारे में कहा, क्यों मदद करता है ये भाषा फटाफट सीखने में, क्योंकि दुनिया की जो सारी मानवीय भाषा है वो यूनिवर्सल ग्रामर रूल सार्वभौमिक व्याकरण नियम पर आधारित है। और सार्वभौमिक व्याकरण नियम, इस नियम को ही कौन समझ रहा होता है, एलईडी समझ रहा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस समझ रहा होता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं,
लर्निंग एक्विजिशन समझ में आया ना, अब आते हैं किसमें, लर्निंग में। लर्निंग क्या है देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं अपन क्या लर्निंग क्या चीज है, ठीक है। व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न इन अ सिस्टमैटिक वे इट इज नोन एज लर्निंग। जब भाषा को सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से सीखा जाता है वो क्या कहलाता है आपका लर्निंग, सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है, ठीक है। यहां पर समझिएगा, जो भाषा बिना किसी सिस्टमैटिकली ढंग से प्राकृतिक तौर पे सीख लिया जाए अर्जन, और जब भाषा को प्रैक्टिस कर करके सीखा जाए, ठीक है, क्या कहलाता है वो आपका अधिगम, अर्जन कहलाता है, सॉरी लर्निंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, ठीक है। भाषा को सीखना सर्वसम्मिलित प्रक्रिया है। एक भाषा को सीखना क्या है, सर्वसम्मिलित प्रक्रिया है। अगला पॉइंट देखते हैं, लर्निंग इज अ मीनिंगफुल प्रोसेस, ठीक है। सीखना क्या है, एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, वहीं पे अर्जन एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। एक्विजिशन अर्थपूर्ण प्रक्रिया नहीं, क्यों, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं है। हम तो अनकॉन्शियसली बिना चेतना के सीख रहे होते हैं ना, और यहाँ पर हम चेतना ले लेकर के सीख रहे होते हैं। हम चीजों को समझ समझ के, उनके अर्थ को समझ समझ के, उनके भावों को समझ समझ के हम चीजों को सीख रहे होते हैं। तो लर्निंग क्या है आपका, एक मीनिंगफुल प्रोसेस है, वहीं पे अर्जन जो है एक्विजिशन वो मीनिंगफुल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। लर्निंग इज डन विद द यूज ऑफ स्किल्स एंड प्रैक्टिस। जो लर्निंग है, ठीक है, जो सीखना है, जो क्या है, सीखना है, अधिगम है, वो क्या होता है, ये हो पाता है किसकी मदद से, कौशल और अभ्यास की मदद से। सीखना किसकी मदद से होता है, कौशल और अभ्यास की मदद से होता है। लेकिन वहीं पे अर्जन कोई कौशल और कोई अभ्यास नहीं लगता, बच्चा बिना किसी एफर्ट के एफर्टलेसली सीख पाता है 0 से 5 वर्ष की आयु तक। और मैंने तो आपको एक्विजिशन का पीरियड बताया बच्चे में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पामर, अब देखिए एक व्यक्ति जो है वो लर्निंग के बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं पामर। मैंने कहा जब भी अकॉर्डिंग टू करके कोई व्यक्ति का नाम दिया रहे और कोटेशन मार्क में उसका कथन दिया रहे, उसको आपको एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है ये, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू पामर, पामर के अनुसार लर्निंग इज एसेंशियली अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स, ठीक है। जो लर्निंग है, लर्निंग, ठीक है, जो शिक्षण है वो एसेंशियली मुख्य तौर पे क्या है, आदत बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। जो लर्निंग है वो मुख्य रूप से आदत बनाने की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम नई नई आदतों का अर्जन करते हैं। लर्निंग जो है वो क्या है, आपकी आदत बनाने की प्रक्रिया है। आदत कैसे बनाते हैं कि भैया जब हम गिरेंगे तो ओ माय गॉड बोलना है, ठीक है, और जब कोई और गिरे तो आश बोलना है, ओ बोलना है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बाप रे बोल रहे होते हैं, क्या बोलते हैं अपन, अरे बाप रे बोल रहे होते हैं। तो वही आदत को सुधारना है, आदत बनाना है किसी दूसरी भाषा को बोलने का। तो वही लर्निंग क्या है, सीखना एक आदत बनाने की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम नई नई आदतों का अर्जन करते हैं। किसने कहा, पामर ने कहा, किसने कहा, पामर ने। पीगर ने क्या कहा था, लैंग्वेज इज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। जो भाषा है वो क्या है, मनुष्य का बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और विशेष क्या है, रूप है, उसके बिहेवियर का, व्यवहार का रूप है, ठीक है। भाषा ही मनुष्य के व्यवहार का रूप है। और यहाँ पे देखिए पामर क्या बोल रहे हैं कि भाषा क्या है, लर्निंग, सीखना क्या है, मुख्य तौर पे आदत बनाने की प्रक्रिया है। याद रखने दोनों व्यक्ति किस किस चीज के बारे में क्या क्या बोले हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर एनवायरनमेंट, ठीक है। लर्निंग, ठीक है, इज कॉन्शियस प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक चेतन प्रक्रिया, वहीं पे एक्विजिशन एक अचेतन प्रक्रिया है। लर्निंग क्या है आपका, एक चेतन प्रक्रिया, ठीक है। लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो सीखना है, सीखना वो क्या है आपका एक चेतन प्रक्रिया है, और ये ज्यादा प्रभावी तब हो पाता है जब आप इसको अर्थपूर्ण परिस्थिति और जाने पहचाने वातावरण में सीखे। क्या बोले, ये तभी हो पाता है ज्यादा इफेक्टिव, ठीक है। ये क्या है, चेतन प्रक्रिया सीखना, और ये ज्यादा प्रभावी तभी हो पाता है जब आप इसको अर्थपूर्ण परिस्थिति और जाने पहचाने वातावरण में सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, जाना पहचाना वातावरण वही है, आपको मैं समझा चुका हूँ कि कोई खाना खाते हुए पानी मांग रहा है तो वही है, दोनों बात उसमें और इसमें सेम ही है। इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरमेंट्स आर अ प्रीरिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरमेंट मतलब ऐसा संवाद वाला वातावरण जहां पर इनपुट दिया जाए। मतलब मैंने बोला डू यू हैव मनी, क्या बोला मैंने, डू यू हैव मनी, मैं मनी तो बोल रहा हूं पर मैं इशारा क्या कर रहा हूं, आपको मैं इनपुट दे रहा हूं। ये इशारा क्या है, आपके लिए इनपुट है, आप इस इनपुट को समझ पा रहे हैं। अगर मैं इशारा नहीं करूं और आप हिंदी भाषी व्यक्ति हैं और मैं बोलूं डू यू हैव मनी, ठीक है, तो आप मनी का मतलब तो समझेंगे ही नहीं, हाँ कि ना, अगर आपने कभी इंग्लिश नहीं सुना है तब। लेकिन जब मैं इशारा करूं डू यू हैव मनी, तो ये जो है ये इनपुट, इससे आप समझ पा रहे हैं कि मैं पैसे की बात कर रहा हूं। डू यू हैव वाटर, इससे आप समझ पा रहे हैं कि मैं पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डू यू हैव फूड फॉर मी, इससे आप समझ पा रहे हैं कि मैं खाने की बात कर रहा हूँ। ये क्या हुआ, आपका इनपुट हुआ। तो इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब इनपुट से भरा हुआ संवादात्मक जो परिस्थिति होता है, एनवायरनमेंट होता है। आर प्रीरिक्विजिट, क्या होता है वो, प्रीरिक्विजिट मतलब पूर्व आवेदित या पूर्व निवेदित होता है, ठीक है, फॉर लैंग्वेज लर्निंग, किसी भाषा को सीखने के लिए, किसके लिए, किसी भाषा को सीखने के लिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन,
लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज नोन एज रोट लर्निंग। सीखना बिना इंटरेस्ट के, किसी भी भाषा को बिना इंटरेस्ट के सीखना, ठीक है, बिना रुचि के सीखना रोट लर्निंग कहलाता है, मतलब रटना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका रटना कहलाता है। ध्यान रखिए, क्या कहलाता है? ये आपका रटना कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। ठीक, फंक्शंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ इंग्लिश मतलब अंग्रेजी भाषा के कार्य, अंग्रेजी भाषा के कार्य क्या क्या फंक्शंस है इंग्लिश लैंग्वेज के, आइए अपन उसको समझते हैं। टीचिंग इंग्लिश इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, अंग्रेजी जो पढ़ाना है, ठीक है, टीचिंग इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, अंग्रेजी पढ़ाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो निम्न क्रियाओं को करता है, ठीक है, निम्न चीजों में वो काम आता है। क्यों? देखिए, पहला कम्युनिकेटिव फंक्शन, क्या है उसका उपयोग? पहला क्या कार्य है? कम्युनिकेटिव फंक्शन मतलब संवादात्मक कार्य। क्या कार्य? संवादात्मक कार्य। देखते हैं, इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल स्पीकिंग डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज। ये उन लोगों के बीच संचार का माध्यम बनता है जो कि डिफरेंट अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, अलग अलग मातृभाषा बोलते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ में बोलने वाले छत्तीसगढ़ी और तमिल में बोलने जाने वाला तमिल भाषा। और जब आप तमिल भाषी व्यक्ति और मैं छत्तीसगढ़ी भाषी व्यक्ति हूं और हम दोनों के बीच में तो भाषा का बड़ा गैप है, फिर ना तो आप छत्तीसगढ़ी समझते हैं ना ही मैं तमिल समझता हूं, तो वहां पर ऐसा क्या, ये आपका मीडियम की तरह काम करता है। कौन? अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी फिर दोनों ही समझ रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शन मतलब कार्यात्मक। ठीक है, रेगुलेटरी मतलब क्या होता है? दैनिक जीवन में जो कार्य वगैरह होते हैं ना, वो वाला फंक्शन। ठीक है, मानक, ठीक है, मानक कार्य। आगे बढ़ते हैं, इट इज लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट्स एंड लॉ। ये क्या है? ये भाषा है किसका? प्रशासन का, कोर्ट का मतलब न्यायालय का, और कानून का। ये भाषा है किसकी? प्रशासन की, कानून की और न्यायालय की। ये कानून, न्यायालय और प्रशासन की भाषा है। कौन? इंग्लिश। इसलिए सिखाना जरूरी है बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। ठीक है, सहायक प्रयोग। ठीक है, सहायक प्रयोग, सहायता करता है। इट इज यूज इन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इसका प्रयोग किसमें होता है? फॉर्मल एजुकेशन में होता है, मतलब औपचारिक शिक्षण में होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? अंग्रेजी का प्रयोग होता है। आप औपचारिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्या है? ऑक्यूपेशनल फंक्शन। दो बार फंक्शन फंक्शन हो गया। ऑक्यूपेशनल फंक्शन का मतलब क्या है? व्यावसायिक प्रयोग। ठीक है, व्यावसायिक प्रयोग, व्यावसायिक कार्य इसका। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भाषा है किसका? व्यवसाय का, वाणिज्य का, विज्ञान का और तकनीक का। ये भाषा किसका है? व्यवसाय, वाणिज्य, विज्ञान और तकनीक की भाषा है। कौन? इंग्लिश। तो आपको आज के तौर पे ये भाषा आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यवसाय जरूरी है आज के टाइम पे, कॉमर्स जरूरी है, वाणिज्य, साइंस जरूरी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है। इन चीजों का अगर आपको समझना है तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है वो आपके व्यवसाय, वाणिज्य, विज्ञान और तकनीक की भाषा है। आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिव फंक्शन। ठीक है, रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य। आइए देखते हैं क्या होता है रचनात्मक कार्य। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड पॉलिटिकल वर्क्स। ये भाषा किसका? लिटरेचर का। किसका? लिटरेचर का ये भाषा है, मतलब ये तो साहित्य की भाषा है। और पॉलिटिकल वर्क्स मतलब राजनीति की भी ये भाषा है। ठीक है, साहित्य और राजनीति की भाषा है। अगर आपको साहित्य समझना है तो आपको ये भाषा आनी चाहिए, और राजनीति को समझना है तब भी आपको ये भाषा आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश के तो कार्य तो समझ में आ गया अपने को, अब इंग्लिश पढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है ये कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाने के महत्व, इंग्लिश पढ़ाने के महत्व। इंग्लिश शुड बी टॉट फॉर द फॉलोइंग रीजन। अंग्रेजी पढ़ाए जाने चाहिए निम्न कारणों के लिए। ठीक है, इंग्लिश शुड बी टॉट फॉर द फॉलोइंग रीजन। अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए निम्न कारणों से। ठीक है, आइए देखते हैं, इट सर्व्स। पहला कारण क्या है? पहला कारण क्या है? इट सर्व्स एज अ लिंक लैंग्वेज फॉर इंटरस्टेट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये लिंक लैंग्वेज, ये जोड़ने वाली भाषा के तौर पे काम करता है। ऐसे लोग जो इंटर स्टेट है, जैसे हम छत्तीसगढ़ के और दूसरा कोई तमिल का हो, तो इन दोनों के बीच अगर आपको संवाद करना है, कोई डील वगैरह करना है, तो वहां पे लिंक लैंग्वेज जोड़ने की भाषा की तरह काम करेगा। ठीक है, और इंटरनेशनल, मान लीजिए कोई यहाँ का है और कोई क्या है, कहीं किसी दूसरे देश, कोई फ्रांस का है, कोई भारत का है और कोई फ्रांस का है, तो हमारी भाषा क्या है? हिंदी, और फ्रांस की भाषा क्या है? फ्रेंच। तो इन दोनों के बीच में क्या आता है? इंग्लिश आता है। तो ना तो हम फ्रेंच समझते हैं ना तो वो हिंदी समझते हैं, बीच में क्या आता है? इंग्लिश आता है। तो याद रखिएगा ये क्या है? सर्व्स एज अ लिंक लैंग्वेज। ये लिंक लैंग्वेज की तरह, ये जोड़ने वाली भाषा की तरह काम करता है। जैसे या तो दो स्टेट के लोगों के बीच बात करने के लिए काम आता है, या फिर दो दूसरे देशों के बीच, ठीक है, संवाद के बीच में काम आता है। इंटर स्टेट और इंटरनेशनल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। आगे बढ़ते हैं, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय संवाद में इसका प्रयोग होता है। इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये क्या है? आपका ग्लोबल लैंग्वेज है। अंग्रेजी क्या है? आपका ग्लोबल लैंग्वेज है। क्यों ग्लोबल लैंग्वेज है? क्योंकि पूरे विश्व में लोग अंग्रेजी को समझ रहे होते हैं, इसलिए क्या है? ये आपका ग्लोबल लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज। ये क्या है? ये प्रेस्टीज है, ये लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज है। प्रेस्टीज समझते हैं ना?
ठीक है। प्रेस्टीज को अपन क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बताएगा प्रेस्टीज का हिंदी में क्या होता है। आप हिंदी तो समझ गए ना प्रेस्टीज का, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सौभाग्य अपन बोल सकते हैं, ठीक है, सौभाग्य बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है, सौभाग्य की भाषा, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज, ठीक है, अच्छी भाषा है ऐसा कहा जा रहा है। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कल्चर, ये क्या है, आपके विज्ञान और संस्कृति की भाषा है। क्या ये आपके विज्ञान और संस्कृति की भाषा है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज यूज्ड इन सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन, इट इज यूज्ड इन सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन, इसका प्रयोग होता है सामाजिक और बौद्धिक बातचीत में, सामाजिक और बौद्धिक संचार में क्या होता है, अंग्रेजी का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इट हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यह मदद करता है अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय और इंडस्ट्री में, ठीक है, व्यवसाय और इंडस्ट्री में, ट्रेड और इंडस्ट्री समझते हैं ना आप, ठीक है, उसमें मदद करता है। अगला आते हैं। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड लाइब्रेरी, ये भाषा है किसकी, साहित्य और पुस्तकालय की, ये साहित्य और पुस्तकालय की भाषा है। याद रखिएगा इन पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट देखिए। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट एंड लॉज, ये भाषा किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, न्यायालय का और कानून का, ये प्रशासन, न्यायालय और कानून की भाषा है। अगला पॉइंट। इट इज अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, ये माध्यम है किसका, उच्च शिक्षा का, ये उच्च शिक्षा का माध्यम है, कौन, इंग्लिश। उच्च शिक्षा लेना है तो इंग्लिश में ही पढ़ना होता है, ऐसे आपको पता है। एमएससी बीएससी किए होंगे तो इंग्लिश पढ़ना होगा आपको, ठीक है। और भी अगर आप हायर कोर्स किए होंगे जैसे कि बीटेक एमटेक किए होंगे, एमबीए वगैरह किए होंगे, सब में क्या होता है, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह किए होंगे उसमें भी इंग्लिश चलता है। मैगजीम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, अपन किस में आते हैं, मैगजीम्स में आते हैं। मैगजीम मतलब क्या हुआ, सिद्धांत, अंग्रेजी जो पढ़ाना है उसके सिद्धांत क्या क्या है, अंग्रेजी पढ़ाने के सिद्धांतों को देखते हैं पहले, क्या होता है मैगजीम्स, ठीक है, मैगजीम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। भाषा, ठीक है, भाषा, केवल अभी अंग्रेजी की बात नहीं कर रही, अभी केवल भाषा की बात की जा रही है, ठीक है। भाषा के पढ़ाने का सिद्धांत क्या होना चाहिए। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब भाषा को पढ़ाने का अपना क्या है, सार्वभौमिक महत्व है, भाषा को पढ़ाने का अपना एक सार्वभौमिक महत्व है। दे हेल्प द टीचर टू टीच सिस्टमेटिकली, ठीक है, ये मदद करते हैं किसको, शिक्षक को, ताकि वो सिस्टमेटिकली पढ़ा पाए, क्या करे, सिस्टमेटिकली पढ़। तो समझिएगा यूनिवर्सल जो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या करता है, वो मदद करता है शिक्षकों की भाषा क्या कर सके, सिस्टमेटिकली व्यवस्थित तौर पे पढ़ा पाए। द डिफरेंट मैगजीम्स ऑफ टीचिंग आर एज फॉलोज, और अलग अलग सिद्धांत हैं इसके अलावा जो कि नीचे दिए गए हैं, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत है। पहला क्या है, नोन टू अनोन, पहला क्या है, नोन टू अनोन, कैसे कौन कौन से उद्देश्य लेकर पढ़ाना है, कौन कौन से सिद्धांत को आपको प्रयोग करना है अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, उसके बारे में कहा जा रहा है। अंग्रेजी पढ़ाने का सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है, कैसे पढ़ाना है आपको अंग्रेजी, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन, पहले तो नोन टू अनोन मतलब जानकार से अनजान, ठीक है, जानकार से अनजान, जानकार से अनजान, अनजान की ओर, पहला तो ये तरीका क्या है, जानकार से अनजान की ओर आप जाइए, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ लर्नर नोज समथिंग, ठीक है, ये इस तथ्य पर काम करता है, ये जो मैगजीम, ये जो सिद्धांत है पढ़ाने का, ये इस तथ्य पर काम करता है कि जो शिक्षार्थी है वो कुछ तो जानता है। अगर शिक्षार्थी कुछ जानता है तो बिल्कुल उसको उसके जाने हुए चीजों के बारे में पहले बताना है, और फिर जो वो नहीं जानता उन चीजों के बारे में फिर उसको बताना है, किसको, उस शिक्षार्थी को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ लर्नर नोज समथिंग, ठीक है, ये इस सिद्धांत पर काम करता है कि शिक्षार्थी कुछ तो जानता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज कंसिडर्ड दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज, ठीक है, ये कहता है, इसके अंतर्गत इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि जो ओल्ड नॉलेज है बच्चे का, शिक्षार्थी का जो ओल्ड नॉलेज होता है, जो पूर्व ज्ञान होता है, वो क्या करता है, वो नींव रखता है, न्यू बनता है किसका, उसके न्यू नॉलेज का, मतलब पूर्व ज्ञान के ऊपर नए नॉलेज की क्या होती है, नींव रख करके ऊपर बढ़ाई जाती है, मतलब जो उसका पूर्व ज्ञान है वो नींव है और उसके ऊपर जो नए ज्ञान है वो बच्चे को दिया जाता है, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस नॉलेज ऑफ अ लर्नर कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ अ लर्नर्स, ठीक है, जो पूर्व जो बच्चे का ज्ञान होता है उसको क्या होता है, लर्नर्स कैन बी यूज, उसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, ताकि बढ़ाने में, क्या बढ़ाने में, और वाइडन करने में, बढ़ाने में और व्यापक करने में, किसके, आउटलुक ऑफ अ लर्नर, ठीक है, एक बच्चे के आउटलुक को, एक बच्चे के नजरिए को, ठीक है, तो एक बच्चे के नजरिए को बढ़ाने में मदद कर सकता है कौन, आप बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है वो उसका मदद लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोनाउन कैन बी टॉट ओनली व्हेन द लर्नर्स हैज अ नॉलेज ऑफ नाउन। एग्जाम्पल क्या है, जब एक बच्चा नाउन जान रहा होगा तभी आप उसको प्रोनाउन पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज प्रोनाउन को समझाते हुए आपको पूरा नाउन समझाना पड़ जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि जब बच्चा कुछ जानता है तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं
उसका पूर्व ज्ञान क्या बनता है, न्यू बनता है नए ज्ञान को सीखने का। तो अगर बच्चा नाउन जान रहा है तभी उसको प्रोनाउन पढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज आपको क्या करना होगा, नाउन पढ़ाना होगा। और ये सिद्धांत उसी पे काम करता है कि बच्चा कुछ तो जानता है तो उसको जो कुछ जानकारी है उसको उसी का प्रयोग करके नया ज्ञान उसके अंदर फीड करना ही नोन टू अनोन का सिद्धांत है। मतलब इंग्लिश पढ़ाने का पहला सिद्धांत जानने से अनजान की ओर। बच्चा नाउन जानता था तभी प्रोनाउन पढ़ाया जा सका। आगे देखते हैं सेकंड सिद्धांत, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन, सरल से कठिन, सरल से कठिन की ओर, ठीक है, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर। फर्स्ट सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स। पहले बच्चे को आसान चीजें बताई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए, उसके बाद बच्चे को कठिन चीजों में घुसाना चाहिए, मतलब कठिन चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। पहले बच्चों को एकदम सरल सरल पढ़ाओ, आलू टमाटर भिंडी गाजर ये पढ़ाइए, और फिर बच्चे को आप किस में लाइए, सलजम में लाइए, ब्रोकली में लाइए, ऐसा। मतलब आप बच्चे को पहले सरल सरल चीज समझाइए फिर कठिन चीजों को उसको पढ़ाइए, ये कहा जा रहा है। सेकंड देखिए इसमें, ठीक है, बाय लर्निंग सिंपल थिंग्स लर्नर्स फील एनकरेज एंड कॉन्फिडेंट, thus they can easily understand complex things। जब बच्चे को सरल सरल चीज आप सिखाएंगे तो बच्चा बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बच्चा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासी हो जाएगा, और उस बच्चे का आत्मविश्वास ही बच्चे को क्या करेगा, पुश करेगा कठिन चीजों को सीखने के लिए। तो बच्चे को सरल सरल चीज सिखाइए ताकि वो उसका आत्मविश्वास बढ़ सके, और जब अच्छा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो वो खुद ब खुद कठिन चीजों को भी बहुत आसानी से सीख पाएगा। तो ये तरीका उसके लिए काम आता है। आगे आता है एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, if learners are to be taught about complex sentences then they should be first taught about simple sentence। जब बच्चे को क्या करना है, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिखाना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, जब दो वाक्यों को एक कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है, ठीक है। राम जल्दी सो गया क्योंकि वह थक गया था, राम जल्दी सो गया क्योंकि वह थक गया था, ये पूरा वाक्य, राम जल्दी सो गया क्योंकि वह थक गया था, तो वहां पर ये पूरा वाक्य सिखाने के लिए पहले बच्चे को राम जल्दी सो गया सिखाना पड़ेगा, वह थक गया था सिखाना पड़ेगा, फिर इन दोनों को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिखाना पड़ेगा, राम जल्दी सो गया क्योंकि वह थक गया था। तो जब बच्चे को कॉम्प्लेक्स कठिन वाक्य सिखाना है तो बच्चे को पहले सरल वाक्य सिखाना होगा, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। तीसरा सिद्धांत क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चे को सिखाना है तो क्या, मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाइए। मूर्त से अमूर्त मतलब कंक्रीट से, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई भौतिक चीज से कोई ऐसा चीज जो कि वास्तव में प्रेजेंट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना है, मूर्त से अमूर्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोज थिंग्स व्हिच कैन बी फेल्ट विथ आवर फाइव सेंसेस आर नोन एज कंक्रीट रियल थिंग्स, वेयर एज थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी इमेजिन्ड आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। समझिएगा, जो भी चीजें हम हमारे पांचों इंद्रियों से पहचान सकते हैं, नाक कान आंख जीभ और त्वचा, जिन भी चीजों को हम हमारे पांचों इंद्रियों से पहचान सकते हैं, नाक कान आंख जीभ त्वचा, वो मूर्त कहलाती हैं, वो कंक्रीट चीजें कहलाती हैं, ठीक है। और जिनको भी हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही आप टेस्ट कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा आपका, वो अमूर्त चीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो अमूर्त चीज कहलाएगा, याद रखिएगा। वेयर एज थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी इमेजिन्ड आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, और जिनका कल्पना नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाएंगे, आपके अमूर्त चीजें कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, थिंग्स टॉट विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। जो बच्चे को जो चीजें हैं वो सिखाई जानी चाहिए, कैसे, उनको सिखाई जानी चाहिए कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वास्तविक वस्तुओं को मदद लेके, क्या करके, वास्तविक वस्तुओं को मदद लेके बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, क्या, कोई चीज को लास्ट फॉर लॉन्गर, ताकि वो बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए क्या रहे, फिट रहे, बच्चे के दिमाग में वो हमेशा के लिए फिट रहे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अ लर्नर कैन इमेजिन अबाउट गोल्डन एप्पल ओनली इफ he has seen an apple and golden color। याद रखिएगा, एक शिक्षार्थी तभी गोल्डन एप्पल की कल्पना कर सकता है जब वो वास्तव में गोल्डन कलर और एप्पल को देखा हो। जो बच्चा कभी गोल्डन कलर को देखा ही नहीं है, जो बच्चा कभी एप्पल को देखा ही नहीं है, वो एक्चुअल में गोल्डन एप्पल का परिकल्पना कैसे कर पाएगा, इमेजिनेशन कैसे कर पाएगा, उसको इमेजिन कैसे कर पाएगा। जब बच्चा एक्चुअल में गोल्डन कलर देखा है और एप्पल देखा है, तब उन दोनों को मिला के गोल्डन एप्पल का परिकल्पना कर पाएगा, ध्यान रखिएगा, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस टू सिंथेसिस देखते हैं, ठीक है, एनालिसिस टू सिंथेसिस। आइए देखते हैं क्या होता है एनालिसिस से सिंथेसिस में आते हैं, ठीक है। एनालिसिस से सिंथेसिस मतलब विश्लेषण से संश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण की बात कर रहे हैं, ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, सिंपली एनालिसिस टू सिंथेसिस मींस फ्रॉम डिटेल टू समरी, ठीक है। सिंपली एनालिसिस से, विश्लेषण से संश्लेषण का मतलब है डिटेल्ड, विवरणात्मक से, विवरण से कैसे करना, समरी की ओर जाना, कैसे करना, विवरण से समरी की ओर जाना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक।
ये कहा जा रहा है। तो सिंपली एनालिसिस टू सिंथेसिस का क्या मतलब है भैया, डिटेल से क्या करना है, डिटेल से समरी की ओर जाना। क्या करना, डिटेल से समरी की ओर जाना, आपका एनालिसिस से सिंथेसिस कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम व्हेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स कैन बी अंडरस्टूड इजीली। जब एक कठिन समस्या, एक कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है, जब कोई एक कठिन समस्या को अलग अलग भागों में तोड़ा जाए, अलग अलग भागों में उसको तोड़ दिया जाए, ठीक है, तब उसको आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ लर्नर इज टॉट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस देन ही इज एबल टू अंडरस्टूड द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, पहले क्या कहा जा रहा है कि बच्चा जो है वो पहले सेंटेंस के पहले अलग अलग पार्ट्स को, देखिए क्या बोला जाए, व्हेन अ लर्नर इज टॉट, जब बच्चे को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, क्या, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के अलग अलग भागों को, ठीक है, देन ही इज एबल टू अंडरस्टूड द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, तब वो फिर उसके सारांश को समझ पाएगा, उसके संश्लेषण को समझ पाएगा। जब आप बच्चे को अलग अलग करके उसके पार्ट्स को बताएंगे सेंटेंस के, तब तो क्या कर पाएगा बच्चा, समझ पाएगा ना उसके सारांश को कि ऐसे सेंटेंस बनता है। आगे बढ़ते हैं, नियर टू अफार, नियर टू अफार, पास से दूर की ओर सिखाना। ठीक है, पास से दूर की चीजों की ओर जाना। A learner is acquainted with his or her immediate environment. Thus, examples from his or her environment should be given first, and then examples from other environment surroundings should be cited. जो बच्चा होता है वो अपने आसपास के जो वातावरण, बैकग्राउंड जो है, ठीक है, आसपास के जो वातावरण है उससे जुड़ा होता है। क्या होता है, उससे जुड़ा होता है। ठीक है, और पहले बच्चे को उसके आसपास की चीजों का एग्जांपल देना चाहिए, जैसे ये पेन है, ये डिजिटल बोर्ड है बेटा, ये चेयर है, ये टेबल है, पहले बच्चे को ये एग्जांपल देना चाहिए। बाद में बच्चा जिस बैकग्राउंड का नहीं है उसको उस बैकग्राउंड का एग्जांपल दीजिए, जैसे कि ट्रेन का, एरोप्लेन का, क्योंकि वो उसके बैकग्राउंड में नहीं है, उसके एनवायरमेंट में नहीं है आसपास, वो तो दूर की चीजें हैं। बच्चे के आसपास क्या है, टेबल है, चेयर है, उसका घर है, रोड है, मोटरसाइकिल्स है, कार है, उनका आप एग्जांपल पहले दीजिए बच्चों को। बाद में फिर आप क्या कीजिए, ट्रेन, एरोप्लेन, झील, नदी, नाले का एग्जांपल आप बाद में दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ देखिए, दिस हेल्प्स इन स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, ये तरीका चरणबद्ध तरीके से सीखने में मदद करता है, ये तरीका चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखने में बच्चे को मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, while teaching noun, examples from learners immediate environment from class should be cited, such as fan, desk, chair, and other examples such as train, aeroplane, lake, and river should be गिवन आफ्टरवर्ड्स। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो नाउन के बारे में, जब आप बच्चे को संज्ञा पढ़ा रहे हो तो उसके आसपास का एग्जांपल दिए, देखो बेटा ये पेन है, ये बोर्ड है, ये टेबल है, ये चेयर है, ठीक है, ये लड़का है, ये लड़की है, आप पहले वो एग्जांपल दीजिए। बाद में बच्चे को क्या कीजिए, आप दूर का एग्जांपल दीजिए, ट्रेन का, एरोप्लेन का, नदी का, झरना का, नाला का, बाद में आप उसको बच्चे को एग्जांपल दीजिए, पहाड़ का, पर्वत का, ये कहा जा रहा है। ये हो गया नियर टू फार, पहले बच्चे को पास पास चीजों को सिखाइए, फिर उनको दूर दूर का, तब बच्चे के दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठती हैं चीजें। आगे बढ़ते हैं अपन, होल टू पार्ट, ठीक है, होल टू पार्ट, ठीक है, संपूर्ण से क्या होता है, पार्ट पार्ट पे आना, संपूर्ण होल से क्या हुआ, होल से पार्ट पार्ट पे बच्चों को सिखाना। पहले कंप्लीट चीज बता दीजिए, फिर पार्ट पार्ट को बच्चे को आप समझाइए। यहाँ पे देखिए, द लर्नर्स शुड बी टॉट द होल लेसन फर्स्ट एंड देन इट्स पार्ट शुड बी एनालाइज्ड एंड स्टडीड इंटेंसिवली। पहले बच्चे को पूरा पूरा चैप्टर, पूरा पूरा पार्ट पढ़ा दीजिए, उसके बाद उस पार्ट के अलग अलग बातों का अध्ययन बच्चों को गहन तौर पे करवाइए। मतलब पूरा पूरा वाक्य, पूरा पूरा पार्ट आप बच्चे को पढ़ा दिए, उसके बाद उसके जो निश्चित जो पार्ट है, देखो बेटा इसमें ये कहने का मतलब है, इसमें ये कहने का मतलब है, उसको गहन तरीके से फिर बच्चे को समझाइए कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, उसका गहन तरीके से विश्लेषण कीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, फर्स्ट अ फुल सेंटेंस शुड बी टॉट, देन इट्स पार्ट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड वर्ड्स शुड बी एनालाइज्ड। इसका एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, बच्चे को पहले आप एक पूर्ण वाक्य सिखाइए, राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो, और उसके बाद फिर बच्चे को आप सिखाइए बेटा राम सब्जेक्ट है और जो बाकी बच गया वो प्रेडिकेट है। राम सब्जेक्ट है तो एक नाउन है, एक प्रोनाउन क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। उसके बाद खाना क्रिया है तो वो क्या है आपका, वर्ब है, और खाया किस जा रहा है, प्रभाव जिसे पढ़ रहा है आम, वो ऑब्जेक्ट है। मतलब पहले पूरा सेंटेंस आप बच्चे को सिखाइए, बाद में उसको एनालाइज करिए, बेटा देखो ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, और बाकी जो पार्ट है, इस सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन होते हैं, वर्ब तो वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट में फिर कोई नाउन और कोई प्रोनाउन होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ऐसा पार्ट आप बच्चे को सिखाइए। आगे बढ़ते हैं, अगला सिद्धांत देखते हैं अंग्रेजी पढ़ाने का, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ठीक है, मतलब मनोवैज्ञानिक से तार्किक, बच्चे को मनोवैज्ञानिक से तार्किक तौर पे आप सिखाइए। वाइल टीचिंग द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, कैपेसिटीज एंड लर्नर्स डिफिकल्टी लेवल शुड बी केप्ट इन माइंड। जब बच्चे को पढ़ाते हैं, जब आप बच्चे को पढ़ाएं क्लास में, तो उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखिए, ठीक है, उसके एप्टीट्यूड का ध्यान रखिए, ठीक है, उसकी क्षमता का, कैपेसिटीज का ध्यान रखिए, ठीक है, उसकी बौद्धिक क्षमता का, उसके कैपेसिटी का ध्यान रखिए,
ठीक है, और उसके डिफिकल्टी लेवल की बच्चा कहाँ तक वो समझ पा रहा है, उसका ध्यान बिल्कुल रख करके पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप आके 5वीं कक्षा के बच्चों को 8वीं कक्षा के लेवल का पढ़ा दिए। आप अपना ज्ञान शो ऑफ करने के लिए छोटे बच्चों को ऐसा लंबा-लंबा मार दिए कि बेचारा बच्चा बेहोश ही हो गया। ठीक है, इतना लंबा-लंबा ज्ञान दे दिए कि बच्चा समझ ही नहीं पाया। ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है? आपको बच्चे का जो लेवल है वो दिमाग में रख करके पढ़ाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लेवल के अनुसार बच्चे को पढ़ा के निकल जाते हैं और वो छोटा बच्चा समझ में नहीं पाता है। ठीक है, उस चीज को याद रखिए। क्लास में हर बच्चे को आपको देखना है और सबका डिफिकल्टी लेवल लेकर के आपको पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि जो होशियार है उसको लेकर चले गए, जो सबसे कमजोर है या फिर उसको लेकर चले गए, सबके हिसाब से एकदम। मेरा तो ये मानना है कि सबसे जो कम जानता है वहां से शुरू करिए और बाद में फिर लेवल अप करते जाइए, वहां पे सारे बच्चे कवर हो जाएंगे। ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, और इसमें क्या बोला जा रहा है कि बच्चों के भैया इंटरेस्ट को, ठीक, उनकी रुचि को, उनके एप्टीट्यूड को और उनकी कैपेसिटी को ध्यान में रख के ही पढ़ाना चाहिए जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द लर्नर्स शुड बी ऑल्सो बी कैप्ट इन माइंड। और अलग अलग शिक्षार्थियों के बीच में जो अंतर है, इंडिविजुअल, प्रत्यक्ष याद रखिएगा। अगर 50 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं तो हर बच्चे के जो भी अंतर है बच्चों में, वो दिमाग में रख करके पढ़ाना है कि हाँ भैया इधर बच्चे कम समझते हैं, इधर बच्चे जल्दी समझते हैं, ये बच्चा मीडियम है, ये बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, ये बच्चा बहुत हाई लेवल का है। तो सब इंडिविजुअल को आपको दिमाग में रखना है कि कैसे कैसे प्रकार के बच्चे हैं और उस अनुसार फिर सर्व सम्मिलित तरीके से आपको बच्चे को पढ़ाना है, ये बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के देखिए, vocabulary and basic structure of a language should be taught first depending on the needs and requirements of the learners, and then they should be arranged in a logical way। सबसे पहले बच्चे को जब भी आप वोकैबुलरी, शब्दावली और जब रचना का जो आप स्ट्रक्चर वगैरह सिखाए, संरचना वगैरह बच्चे को सिखाए, तो पहले आप बच्चे को क्या करें, उनके जरूरत के अनुसार सिखाइए। करिए उनके जरूरत के अनुसार आप बच्चे को शब्द वगैरह सिखाइए और फिर उनको लॉजिकली जमाने के लिए बोलिए और बाद में फिर कठिन लेवल पे जाइए। पहले केवल जरूरतानुसार कम 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 चीजें पढ़ाना है, ठीक है, बच्चों को ध्यान में रख करके, और फिर उसको क्या करना है, जमाना है। बेटा चलो इनको जमाओ, इनको अरेंज करो लॉजिकल फॉर्म में, तार्किक फॉर्म में। इसलिए कहते हैं कि भैया साइकोलॉजिकल से तार्किक तौर पर आपको बच्चे को सिखाना है, बच्चा उसको तर्कसंगत तरीके पे समझ पाए। आगे बढ़ते हैं अपन, 8वां देखते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य की ओर अपन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स शुड बी गिवन एंड देन अ जनरल रूल शुड फॉर्म। सबसे पहले पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है, एक विशिष्ट स्टेटमेंट, एक कथन आप बच्चे को दीजिए एंड देन उसके बाद जनरल रूल शुड बी फॉर्म। उसके बाद बच्चे को उसका सामान्य नियम बताइए कि देखो बेटा ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो पहला फॉर्म, सिंगुलर है तो 5वां फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो पहले आप बच्चे को एक विशिष्ट वाक्य दे दीजिए, फिर उस वाक्य को बच्चे को आप जनरलाइज कीजिए, देखो बेटा ऐसे 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 हुआ था, तब बच्चा अच्छे से समझ पाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शुड बी गिवन first and then it should be generalized that this tense is used to denote the actions that were going on past। सबसे पहले बच्चे को आप past simple tense के बारे में बता दें। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब should be given, ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिए पास्ट सिंपल टेंस का और फिर बच्चे को बाद में समझाइए, देखो बेटा ये उस चीज को बताता है जो कि पास्ट में जो घटना हो चुकी है, जो घटना भूतकाल में हो चुकी है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द इंडक्टिव मेथड। ठीक है, ये आगमनात्मक विधि पर आधारित है, आगमनात्मक विधि पर क्या है, ये आधारित है, इंडक्टिव मेथड पर। आगे बढ़ते हैं, एम्पिरिकल टू रेशनल। ठीक है, अनुभवजन्य से तर्कसंगत। ठीक है, अनुभवजन्य से तार्किक, अनुभव जन्य, ठीक है, अनुभवजन्य से रेशनल, रेशनल मतलब क्या हुआ, तार्किक तौर पे। ठीक है, अनुभवजन्य से, ठीक है, तार्किक, रेशनल, तार्किक तौर पे, एम्पिरिकल टू रेशनल। एम्पिरिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस वेयर एज रेशनल नॉलेज इंप्लाइज टू आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, जो अनुभवजन्य जो ज्ञान होता है वो आधारित होता है किस पे, अवलोकन पर और एक्सपीरियंस, अनुभव पर, जो आप अपने जीवन में देखते हैं। वेयर एज वहीं पर जो तार्किक ज्ञान होता है वो किस पे होता है, वो आर्ग्यूमेंट, वो तर्क और एक्सप्लेनेशंस, अवधारणाओं पर आधारित होता है, ये कहा जा रहा है। फर्स्ट एम्पिरिकल नॉलेज ऑफ द लर्नर शुड बी डिस्कस्ड एंड देन रेशनल व्यूज शुड बी। ठीक है, मतलब पहले बच्चे के अनुभव को सीखिए, सुनिए कि बेटा बताओ तुम्हारा अनुभव इस मामले में क्या है। ठीक है, और फिर उसको तार्किक तरीके से, देखो बेटा ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होना था, आपने जो किया वो किया, लेकिन इसका तर्क ये निकलता है कि ये चीज ऐसे ऐसे होना था। एग्जाम्पल तौर पर देखिए, it can be discussed that how the subject or object of direct speech changes into indirect speech। एग्जाम्पल के तौर पे जो बच्चा है उसको पहले बताइए कि देखो बेटा, मैं आपको जनरली बताता हूँ
कि राम ने कहा, ठीक है, मैं थक गया हूं। राम ने कहा मैं थक गया हूं। और फिर बोलो कि देखो बेटा, जब आप इसको तीसरे आदमी को बताओगे, राम तो आपसे बोला था, क्या होगा कि राम ने कहा कि वह थक गया है, तो आप देख सकते हैं मैं वह में बदल गया। क्या हो गया? मैं वह में बदल गया। तो मैं वह में क्यों बदला? क्यों? क्योंकि अब राम प्रत्यक्ष तौर पे नहीं बोल रहा है, अब आप राम की बात को तीसरे आदमी को बता रहे हो। ध्यान रखिएगा। तो फिर आपको ये बच्चे को सिखाना है, मतलब पहले बच्चे के अनुभवजन्य तरीके से सिखाइए कि बच्चा क्या जानता है। ठीक है, बच्चे को तो समझ में आ रहा है कि राम ने कहा कि मैं थक गया हूं, बच्चा उसको बोलता है कि भैया राम ने कहा कि वह थक गया है, पर वो वह कैसे बना वो बच्चे को समझ में नहीं आता है, पर बोलने में उसको सही लग रहा होता है। तो वो आप सिखाइए, देखो बेटा, राम प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, बल्कि अब आप राम के बात को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अगले आदमी तक। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, 10वां, ठीक है, आखिरी सिद्धांत, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, वास्तविक से दिखावटी, वास्तविक से दिखावटी, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। फॉर एफिशिएंट टीचिंग, एक्चुअल ऑब्जेक्ट शुड बी शोन टू द लर्नर्स एज फार एज पॉसिबल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे एफिशिएंट, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए बच्चे को वास्तविक चीजें दिखानी चाहिए, जहां तक संभव हो सके, जहां तक संभव हो सके बच्चे को वास्तविक चीजों को दिखाइए। ठीक है, बहुत अगर अच्छा पढ़ाना है तो, ताकि बच्चा कभी भूल ना पाए। आगे बढ़ते हैं। दिस हेल्प्स इन कंक्रीट लर्निंग, ये बच्चे को मूर्त तौर पे सीखने में मदद करता है। बच्चा एक बार देख लेता है आलू तो नहीं भूलता कि उसका नाम आलू है, वो हमेशा याद रखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, while teaching noun, concrete actual objects can be shown such as fan, chair, apple and potato, and later they should be represented in the form of पिक्चर्स एंड मॉडल्स। ठीक है, मतलब सबसे पहले जब आप बच्चे को नाउन पढ़ाए तो उनको वास्तविकता में आलू, टमाटर, पेन, डेस्क, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, ठीक है, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये दिखाएं वास्तविक तौर पे। बाद में फिर जब एक बार दिखा लिए हैं, फिर बाद में जब भी आप नाउन की परिकल्पना करें या फिर नाउन के बारे में बात करें बच्चों के सामने, तो फिर आप इमेज से भी काम चला सकते हैं, बच्चे को उसका चित्र भी दिखा सकते हैं। मतलब पहले आपको बच्चे को वास्तविक चीज दिखाना चाहिए, मेरे हिसाब से भी बात सही है, ताकि बच्चा उसको दिमाग में फिट कर पाए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद फिर बाद में आप इमेज वगैरह से पढ़ाइए, बच्चा एक बार में समझ पाता है। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में सिद्धांत जो मैगजीन्स हैं इंग्लिश पढ़ाने के। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा, इंग्लिश के बारे में पढ़ा हमने, और इंग्लिश के मैगजीन को पढ़ा, एक्विजिशन पढ़ा हमने, और लर्निंग पढ़ा, एलईडी पढ़ा हमने, और यूनिवर्सल ग्रामर रूल पढ़ा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, जल्दी इसकी थर्ड पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।